बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम शाहिद अली, लेक्चरर एट अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, डस्का कैंपस, हेड ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। जी डियर स्टूडेंट्स, M.Com.1 के स्टूडेंट्स के लिए बेटा ये लेक्चर है और टॉपिक बेटा हमारा इन्फ्लेशन है और हमारी बुक है इकोनॉमिक एनालिसिस एंड मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। और बेटा इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लास्ट टाइम इसकी डेफिनेशन जो है ना वो देखी थी, पढ़ी थी, और इसके मेन पॉइंट भी पढ़े हैं और इसकी टाइप्स जी हैं वो भी पढ़ ली हैं। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को ज़रा दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि इसकी काजेज़ और रेमेडीज़ को ज़रा समझने में हमारे लिए आसानी होगी। तो इन्फ्लेशन बेटा इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस इन एनी कंट्री, ठीक है, जिससे क्या होगा, परचेजिंग पावर हमारी कम होती है और प्राइसेस के अंदर इजाफा होता है और वैल्यू ऑफ मनी भी कम हो जाती है। ठीक हो गया। इसकी बेशुमार डेफिनेशन हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। प्रोफेसर केंट है, क्रोथर है। क्रोथर की डेफिनेशन बेटा ज़रा ज़्यादा बेहतर है, इसको हमने ऑलरेडी भी कहा था। इन द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन द प्राइसेस आर राइजिंग। जब इन्फ्लेशन पैदा होगी तो प्राइसेस के बढ़ने का रुझान होगा, जिस तरह मैंने आपको बेटा अभी रिसेंटली बताया। द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग। उस वक्त जो पैसे की, ज़र की, मनी की जो वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। मेन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं ताकि फ़र्दर मज़ीद आसानी हो। राइज़ इन द प्राइस लेवल, कीमतों में बढ़ने का रुझान है, प्राइस लेवल बढ़ता है, ठीक है। 100 वाली चीज़ 120 की हो गई, इस तरह कर। नंबर 2, अचीवमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन लेवल उस वक्त पैदा होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, ठीक हो गया। और नंबर 3 है फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी। ये भी बताया बेटा मैंने कि वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है, कमी होती है। इसकी जो सारी टाइप्स हैं वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ली थी। आज जिस टॉपिक पे बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं फर्दर, वो है काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। आखिर वो कौन सी काजेज़ हैं, रीज़न्स हैं, सबब है इन्फ्लेशन का, असबाब कौन से असबाब हैं, ठीक है, वजूहात कौन सी हैं, आखिर इन्फ्लेशन पैदा क्यों होती है, प्राइसेस में जो बढ़ने का रुझान है वो क्यों शुरू हो जाता है, असल हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स बेटा हम उसमें देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। नंबर 1 है इंक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ मनी। तो जब बेटा किसी कंट्री के अंदर हम मनी सप्लाई में इजाफा करते हैं, ठीक है, जहाँ पर जिस तरह आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर यही है, डबल द क्वांटिटी ऑफ मनी डबल द प्राइसेस, कि जब हम किसी मुल्क के अंदर अपना जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको डबल कर देंगे और वो पैसा आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक पहुंचेगा, किसी भी फॉर्म के अंदर, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर ले, कुछ कर ले, आवाम तक आएगा और आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता डबल द प्राइसेस, कीमतें भी डबल हो जाएंगी। लेकिन ये काम बेटा रातों रात नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पैसा मुल्क के अंदर पेनिट्रेट करता है फिर होगा। अच्छा जी, इंक्रीज़, इसको हम बुक से भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द रैपिड क्या है, इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई इज़ मेजर काज ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे बड़ी रीज़न यही है। आप देखते हैं कि जिन कंट्रीज़ के अंदर ये ट्रेंड है ना, हर साल नए नोट प्रिंट करने हैं, वहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ होने का ज़्यादा ट्रेंड है। इट इंक्रीज़ द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड ड्यू टू मोर डिमांड। जब पैसा आएगा आवाम के पास तो ऑटोमेटिकली वो बाज़ारों में जाएंगे, डिमांड करेंगे, द प्राइस लेवल स्टार्ट राइजिंग। फिर बेटा वही जो मैंने आपको बताया कि उससे प्राइसेस लेवल में क्या होगा, इजाफा होगा। नंबर 2 है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, ये भी समझ लें आप, मनी ऑफ सप्लाई ही है। जब किसी कंट्री का बजट डेफिसिट होगा और उस बजट के अंदर, उस रेवेन्यू के अंदर गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगी, देन वो क्या करना पड़ेगा, उनको फिर नए नोट प्रिंट करने पड़ेंगे। जिस तरह आपको सामने नज़र आ रहा है कि 1952 के अंदर हमारे पास 1.2 बिलियन रुपीज़ हमने जो है ना बेटा हमारे पास मौजूद थे, बट इन 1998 के अंदर आप देखें 447 बिलियन रुपीज़ मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जब इस कदर सर्कुलेशन ऑफ मनी, इशूशन ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी के अंदर इजाफा होगा तो इसका इम्पेक्ट प्राइसेस पर तो ज़रूर पड़ेगा। उसके बाद नंबर 3 है बेटा स्लोअर ग्रोथ रेट, लो रेट ऑफ जीएनपी। जीएनपी बेटा आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 ईयर इन अ कंट्री, कि किसी साल के अंदर किसी मुल्क के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। तो जब उसमें इजाफे का रुझान थोड़ा होगा, नंबर ऑफ़ गुड्स मुल्क के अंदर कम होंगी और ऑटोमेटिकली डिमांड ज़्यादा होगी, हर साल ज़ाहिर है पॉपुलेशन में इजाफा होगा, तो जीएनपी में कम होने का मतलब ये समझ लें कि गुड्स कम है
तो जब गुड्स कम हैं और दूसरी तरफ डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो रिज़ल्ट के तौर पे क्या होगा बेटा, जो प्राइसेस है उसमें इंक्रीज़ होने का ट्रेंड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। उसके बाद है नंबर 4 फॉरेन रेमिटेंस। आप बेटा लाखों लोग हमारे फॉरेन रेमिटेंस भेज रहे हैं, फॉरेन कंट्री के अंदर वो अपना जो है ना वो सर्विस दे के तो वहाँ से अर्निंग कर रहे हैं और वो पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और सामने जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 1952 के अंदर वो पैसा आया था 48.7 मिलियन और 1998 के अंदर आप देखें 1500 मिलियन। तो कितना बेटा फॉरेन रेमिटेंस के अंदर बैरूनी तरसीलात के अंदर बाहर से जो पैसा आता है उसमें कितना इजाफा हुआ है। और ये कैसे फिर इन्फ्लेशन का सबब बनेगा, जब यही पैसा बेटा हम लेकर मार्केट का रुख करेंगे और डिमांड में इजाफा करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा चीज़ों की कीमतों के अंदर जो प्राइसेस के अंदर इजाफा का रुझान है वो बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 5 पे बेटा एक सिंपल पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जब आबादी में इजाफा होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आबादी में इजाफा होने से डिमांड बढ़ेगी और जो डिमांड बढ़ेगी तो कंसिक्वेंसली क्या होगा, तो नतीजातन बेटा ये होगा कि आबादी के बढ़ने से डिमांड बढ़ने से कीमतों के अंदर क्या होगा, इजाफा होगा। फिर एक ब्लैक मनी भी एक इसकी वजह है। ब्लैक मनी में बेटा आप देख लें कि कुछ लोग स्मगलिंग करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, रातों रात जनाब पैसा उनके पास बेशुमार इजाफा हो रहा है उनके पास। और कुछ लोग टैक्स एवेजन है, यानी टैक्स में छूट ले लेते हैं अंदर खाते, यानी रिश्वत लगा के जिस तरह भी है, या अपनी इनकम जो है ना उसको छुपाते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वो टैक्स छुपाते हैं जिससे उनकी इनकम ज़्यादा होती है। ऑटोमेटिकली जब या स्मगलिंग करते हैं फिर भी उनकी इनकम ज़्यादा होती है। तो जब वो उनके पास रेवेन्यू पैसा इनकम ज़्यादा आएगी ऑटोमेटिकली वो डिमांड करेंगे। तो जब वो लोग डिमांड करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस के अंदर क्या होगा, इजाफा होगा। जिस तरह बताया गया है ब्लैक मनी इज़ एस्टिमेटेड अबाउट 25% ऑफ GNP, कि तकरीबन GNP के हम 25% ऐसी इनकम है जो हम शो ही नहीं करते अपनी। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 7 इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बेटा क्या है? इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बेटा ये है कि फॉर एग्जांपल हम मोबाइल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, इन शॉर्ट सिंपल एग्जांपल के साथ, और ऑटोमेटिकली जब वहाँ पे प्राइसेस बढ़ी हैं तो जब हम अपने कंट्री के अंदर इंपोर्ट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, वो मोबाइल पाकिस्तान के अंदर भी महंगा ही आएगा। तो ये भी कुछ रीज़न्स हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जब इन्फ्लेशन होती है, दुनिया के अंदर प्राइसेस में इजाफा का रुझान होता है, तो जब हम उसको अपने कंट्री में इंपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वही इन्फ्लेशन वहाँ उस दूसरे मुल्क के अंदर भी आ जाती है। एज़ वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ गुड्स फ्राम द अदर कंट्रीज़, आप देख लें सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक तो सारा कुछ इम्पोर्टेड है। इफ़ द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स इज़ हाई इट फर्दर क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इन द कंट्री। सिंपल पॉइंट हो गया। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़, बेटा डिवैल्यूएशन भी हम करते हैं। डिवैल्यूएशन क्या है बेटा, हम अपने रुपये की करेंसी की जो वैल्यू है, रुपये की वैल्यू में कमी करते हैं, और इसमें लालच ये होती है कि इससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। फॉर एग्जांपल एक डॉलर 100 रुपये का है, 100 रुपये का है, हम क्या करेंगे, डिवैल्यूएशन करके उस डॉलर की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल अपने रुपये की वैल्यू गिरा के 100 वाला डॉलर फॉर एग्जांपल हम 150 का कर देते हैं। इससे एक्सपोर्टर को क्या होगा, जहाँ पर उसको बाहर एक चीज़ भेजने से उसको $1 मिलता था और उसको 100 रुपये उसकी पॉकेट में आते थे, अब वही $1 की चीज़ जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो 150 रुपीज़ उसकी डॉलर में आ रहे हैं। तो ये शॉर्ट रन के अंदर बेटा ये टूल ठीक है, गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इसके बेटा जो कंसिक्वेंसेस हैं वो भी हमें भुगतना पड़ते हैं, और जिससे डिवैल्यूएशन होने से भी क्या होगा, फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे जब हम इंपोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर फिर हमें खसारे का सामना करना पड़ेगा। वो $1 की जो चीज़ आती थी और हम 100 रुपीज़ देते थे, और अब वहाँ पर हमें फिर 150 देना पड़ेंगे। तो लिहाजा प्राइसेस में ऑटोमेटिकली क्या होगा, इजाफा नज़र आएगा। जो चीज़ पहले हमें 100 की नज़र आ रही थी अब वो 150 की ही नज़र आएगी ड्यू टू डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। नेक्स्ट बेटा है सिक इंडस्ट्री यूनिट्स। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं बेटा इसमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्री यूनिट्स विच आर क्लोज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स। जिसका क्या रीज़न क्या है, द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री डिक्रीज़। जब इंडस्ट्रीज़ की आउटपुट डिक्रीज़ होगी और डिमांड आगे से बहुत ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस के अंदर क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स, इजाफा ही होगा। नेक्स्ट जनाब हमारा पॉइंट है इंक्रीज़ इन वेजेस। आप देखते हैं बेटा कि जो कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रेड यूनियंस हैं या इस तरह के लोग हैं वो क्या करते हैं, या इस तरह एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं, इस तरह का प्रोसेस हर साल होता है, तो जिससे क्या होगा, जिससे हमारे लोगों की जो इनकम है वो बढ़ेगी।
ठीक है। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो नतीजतन जनाब क्या होगा, इससे इनकम भी बढ़ेगी। एक तो हम डिमांड बढ़ाएंगे, एक तो इस वन पॉइंट जो एक इसका एंगल है वो तो ये है, इनकम के पॉइंट है, उससे हमारी इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। और अगर आप दूसरे एंगल से भी सोचें मेरा बेटा, जब वेजेस बढ़ेंगी तो उसका बर्डन किस पे पड़ेगा, उसका बर्डन जनाब इंडस्ट्रियलिस्ट पे पड़ेगा। वो फिर क्या करेगा, वही जो प्राइसेस में इजाफा कर देगा, ज़ाहिर उसने अपनी पॉकेट से बियर तो नहीं करना। हमने तो ट्रेड यूनियंस ने क्या किया, वेजेस में इजाफा करवा लिया। तो जो बिजनेसमैन है, जो ऑर्गेनाइज़र है, वो क्या करेगा, इसका बर्डन अल्टीमेटली प्राइसेस पर ही डालेगा, जिससे प्राइसेस में क्या होगा, इजाफा होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारा जनाब पॉइंट है कंजम्पशन हैबिट्स। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान में हमारा ये लिविंग स्टाइल बन चुका है। पाकिस्तान लिविंग से क्या है, इन अर्बन एंड रूरल एरियाज आर मोस्टली स्पेंड थ्रिफ्टली। वो बड़ा फ़राख दिली से जनाब पैसा सुबह शाम उड़ा रहे हैं, ठीक हो गया। तो फिर जो स्पेंड मनी करेंगे एंड डिफरेंट गुड्स विच आर यूज्ड बाय पीपल इन एडवांस कंट्रीज़, अब वो चीज़ें बेटा हम यूज़ करते हैं जो एडवांस कंट्रीज़ वाली हैं, वो महंगे महंगे लैपटॉप हैं, आईफोन वगैरह हैं। तो जब वो चीज़ें जनाब हम यूज़ करेंगे जिनकी इनकम उनके मुकाबले में कई गुना कम है, हम $2000 एनुअली कमा रहे हैं, वो 50,000 कमा रहे हैं, हमारा उनके साथ कंपैरिजन नहीं है इनकम में, लेकिन हम कंजम्पशन में उनके इक्वल होना चाह रहे हैं, वही गाड़ियाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तो नतीजा बेटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस के अंदर क्या होगा, इजाफा होगा। चूँकि हमारे अंदर सेविंग का ट्रेंड नहीं है, हम जितना कमाते हैं उससे बल्कि प्लस का कर्जा लेके हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो जब हमारी डिमांड इस तरह की होगी जनाब, फ़राख दिलाना, तो इसलिए हम खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इजाफा होगा। नेक्स्ट ना बेटा जी, जो हमारे पास रीज़न है वो है बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेल्स टैक्स की फॉर्म के अंदर। तो हर साल बेटा जो गवर्नमेंट है क्या करती है, सेल्स टैक्स के अंदर इजाफा करती है। डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं टैक्स दो तरह का है, जो मेजर टू उसकी टाइप्स हैं। डायरेक्ट टैक्स है वो तो डायरेक्टली हमारी इनकम को बेटा जो है ना वो करेगा मुतासर, और फिर इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, सेल्स टैक्स हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी हैं। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो आप बेटा जानते हैं कि वो प्राइसेस के अंदर ही शामिल होता है। जिस तरह प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उसके अंदर हम टैक्स पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ के ऊपर टैक्स 10 रुपीज़ है और वो 100 की है, तो जब उस पर टैक्स 20 करेंगे तो बेटा आपके सामने ही वो चीज़ 110 की हो जाएगी, ठीक है। बिजनेसमैन ने अपनी पॉकेट से पे तो नहीं करना, उसने प्राइस के अंदर इंक्लूड कर देना है। तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ है 100 वाली वो कितनी की हो जाएगी, 110 की हो जाएगी। ये भी एक रीज़न है प्राइसेस में इनका इजाफा की। नेक्स्ट है नेचुरल क्लैमिटीज़, कुदरती आफतें बेटा जो आती हैं, जिस तरह द नेचुरल क्लैमिटी लाइक फ्लड आ गया, फेमन आ गया, ठीक है, आंधियाँ तूफान वगैरह, अर्थक्वेक आ गए, जलजला वगैरह आ गए। फिर क्या होगा, ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी द प्रोडक्शन गोज फॉल, उसमें इंडस्ट्रीज बेटा बंद हो जाती हैं, उसमें हमारा नुकसान होता है। एंड डिमांड में इन द सेम, वो डिमांड वही है, ठीक है। तबाही आने की वजह से हमारी बेटा जो गुड्स की प्रोडक्शन है वो तो स्टॉप हो गई है, लेकिन डिमांड हमारी वही है, खा पी रहे हैं हम, वही चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो फिर नतीजा क्या होता है, डिक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीछे से चीज़ें नहीं आएंगी। द डिक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स प्राइस विल गो अप। नेक्स्ट बेटा जी है गुड्स शॉर्टेज। गुड्स की अक्सर बेटा आपको शॉर्टेज भी नज़र आएगी, उसकी नंबर ऑफ़ रीजंस हो सकती हैं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है सेकंड पैरे के अंदर बेटा द ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग है, इसमें मोर एक्सपोर्ट्स एंड लेस इंपोर्ट्स। जब हम बाहर एक्सपोर्ट्स कर देंगे ज़्यादा और इंपोर्ट कम होगा, इन पॉपुलेशन क्या होगा, एंड स्ट्राइक कैन क्रिएट शॉर्टेज ऑफ गुड्स। तो जब लोग सड़कों पे रहेंगे, अपने इनकम में इजाफा के लिए जनाब कोशिशें करेंगे, तो फिर उन दिनों में इंडस्ट्रीज़ बंद रहेंगी इन द केस ऑफ स्ट्राइक्स वगैरह। तो फिर जब ज़ाहिर है जब शॉर्टेज ऑफ गुड्स होगी किसी भी वजह से, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट के तौर पर प्राइसेस बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड तो आगे से हो रही है लेकिन चीज़ें उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही। फिर बेटा लास्ट पॉइंट लॉ ऑफ रिटर्न्स है। लॉ ऑफ रिटर्न में बाज़ औक़ात क्या है, द लॉ ऑफ रिटर्न बेटा ये है कि बाज़ औक़ात हमारी जो अपना प्रोडक्शन है वो विद द इंक्रीज़ इन लेबर वो बढ़ रही होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न में होते हैं, और बाज़ औक़ात हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रही होती है, हम डिक्रीजिंग रिटर्न की फॉर्म में होते हैं। तो जब हम डिक्रीजिंग रिटर्न की सूरत में होंगे, द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न इज़ एप्लीकेबल इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी प्रोडक्शन फॉल होना शुरू हो जाती है, तो फिर क्या होगा, द इंक्रीज इन कास्ट ऑफ फैक्ट्री। तो फर्दर बेटा इंक्रीज़ ऑफ लेबर करने से हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी, इट मीन पर यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमें महंगा जो है ना फील होगा, उसकी कास्ट ज़्यादा आएगी, फिर ही हम डिक्रीजिंग रिटर्न के अंदर होंगे ना। तो उस अमूमन जो डेवलपिंग कंट्री हैं पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, इन्हीं सूरत हाल को फेस कर रहे थे। इंडिया चलें हमसे बेहतर है, तो फिर क्या होगा, जब हमारी डिक्रीज़ हो रही होगी आउटपुट, तो हमारी डिमांड तो आगे से बढ़ रही है, तो फिर ऑटोमेटिकली नतीजतन क्या होगा, प्राइस लेवल में इजाफा होगा। ये थी कुछ रीज़न्स।
नेक्स्ट बेटा हम इन शॉर्ट जल्दी जल्दी इसके जो है मयज़ भी देख लेते हैं। इसमें हम कैसे बेटा काबू पाया जा सकता है, मयज़ कौन से हैं इसमें, इसकी रेमेडीज़ कैसे पॉसिबल है। नंबर 1 टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, जिस तरह भी पढ़ा आपने पैसे का बेअच्छा अपना प्रिंट करना, ये भी एक रीज़न्स है। अगर हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएँ और स्टेट बैंक ज़्यादा नोट इशू ना करे तो ये भी एक तरीका है, ये बल्कि सबसे बड़ा तरीका है बेटा कि हम इन्फ्लेशन पर काबू पा सकते हैं। नंबर 2 कट्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं उस पर ज़रा काबू रखे, ताकि हमारे जो पैसा है वाम के पास नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा पैसा जो है उसमें कम जाए और हमें अखराजात कम हो हमारे, और फिर हमें फिर नए नोट प्रिंट ना करने पड़े, डेफिसिट्स फिनंसिंग का सहारा ना लेना पड़े। तो काफ़ी हद तक इस तरह भी हम अपने जो अखराजात कट करके और अपने पैसे सेव करके तो हम जनाब इन्फ्लेशन पर काबू पा सकते हैं। कंसेशन इन टैक्सेस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर हम जो हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं उन पर भी हम टैक्सेस में कमी करके तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़ुसूसी इन जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में। ठीक है, आप कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स ठीक है बढ़ाएं, आप जो महंगी गाड़ियाँ हैं ठीक है ऑटोमोबाइल्स वगैरह पर आप बढ़ाएं, मोबाइल जो महंगी हैं जिस तरह आईफोन वगैरह उस पर बढ़ाएं। तो जो बेटा जो हमारी रेगुलर आइटम्स हैं हुकूमत को चाहिए उस पर टैक्सेस में थोड़ा सा कमी करे, ठीक है, और सिगरेट पर बढ़ा दे। नंबर 4 है कंपलसरी सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग को कंपलसरी कर दे, इसके लिए सेविंग स्कीमें जारी कर दे जिससे आवाम बेटा जो है ना वो सेविंग स्कीम्स के अंदर जाए और अपना पैसा सेव करे, कंजम्पशन हैबिट कम हो, अखराजात की तरफ हमारा ट्रेंड कम हो, ऑटोमेटिकली सेव करेंगे। कल को आज की बचत कहते हैं ना, कल की सरमायाकारी, तो आज हम सेव करेंगे कल को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ही हम चीज़ों में इजाफा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तो काफ़ी हद तक विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्रेडिट कंट्रोल, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो बेटा सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट कंट्रोल करे ज़्यादा, जो स्टेट बैंक है इनको जो बैंक्स हैं इन पर जो कर्ज़ा है देने के लिए जो अथॉरिटी है उसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक मेजर टूल है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ कर दे ताकि जो लोगों के अंदर कह लें कि कर्ज़ा लेने की ताकत है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ज़्यादा लोग कर्ज़ा नहीं लेंगे। आपने देखा होगा मार्केट के लोगों के अंदर इतनी फिजिबिलिटी भी नहीं होती, लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं भी होती, फिर भी लोग बैंकों से लोन पर गाड़ियां ले रहे हैं और जनाब बड़े बड़े अखराजात कर रहे हैं। तो क्रेडिट को कंट्रोल करके भी हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रोक सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट्स है, जो अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स हैं उन पर हम कंट्रोल करें तो फिर भी काफ़ी हद तक प्राइसेस में जो बढ़ने का ट्रेंड है इसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट बेटा प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस कंट्रोल कमेटी के ज़रिए भी गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है और प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है। जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास एक जो प्राइस लिस्ट हो और उस पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जाए ताकि लोग अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस रिसीव ना करें। अमूमन मार्केट में चीज़ें सस्ती होती हैं जब वो होलसेलर से रिटेलर और मोहल्ले वाली दुकानों पर आती हैं, ठीक है, रिटेलर की तरफ आती हैं तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ुसूसी तौर पर रूरल सेक्टर के अंदर। ओवर वैल्यूएशन, ये भी बेटा एक तरीका है, इस पर हम कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन ओवर वैल्यू इट्स मनी इन टर्म्स ऑफ करेंसीज ऑफ अदर कंट्री के साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। उसके साथ जब हम मनी सप्लाई करते हैं तो उसके साथ हम दूसरी करेंसी के साथ अपनी करेंसी को जोड़ दें और हम जो है बेटा बहुत ज़्यादा करेंसी इशू ना करें। द होल्डर ऑफ ओवर वैल्यूड मनी कैन बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज दैट बिफोर, उससे वैल्यू मनी क्या होगी, बढ़ेगी और प्राइसेस के अंदर क्या होगा, कमी होगी। नंबर 9 है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ये भी एक मेथड है बेटा, हम जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, ऑप्टिमल लेवल पे जाएं, उसको फुली यूटिलाइज़ करें, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें ताकि हमें फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट ना करनी पड़े और वो इंटरनेशनल जो आपके कह सकते हैं इन्फ्लेशन है वो हमारे कंट्री के अंदर ना आए। कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी जो है ना बेटा किस्म का एनवायरनमेंट पैदा करे, ऐसे किस्म के जो है ना इंडस्ट्रियल जोन बना के दे और जहाँ पर लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो ऑटोमेटिकली मुल्क के अंदर शॉर्टेज का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं रहेगा। जिस तरह आपके सामने चाइना बहुत बड़ी एग्जांपल है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बेटा जो है ना वो ग्राउंड है, तो वहाँ पे लोग कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और देख लें पूरी दुनिया के अंदर चाइना छा चुका है ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर प्राइसेस भी कंट्रोल हैं और प्राइस कंट्रोल होने की वजह से वो इंटरनेशनल मार्केट को उसने कैप्चर किया हुआ है।
नेक्स्ट बेटा जनाब है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर तो हम पॉलिटिकल स्टेबल रहेंगे तो जो आने वाली गवर्नमेंट्स हैं वो मतलब एक गवर्नमेंट अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं करती, वो परेशान कुन हालात में रहती है, जिससे बिजनेसमैन क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ कम फोकस करते हैं, डरते हैं पता नहीं गवर्नमेंट नहीं आने वाली क्या सूरत हाल करे, हमारे ऊपर कौन से लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट करवा दे, तो टैक्सेस में हमारे साथ क्या करे, हमें सब्सिडी दे ना दे, डिफरेंट सहूलतें जो हमें पिछली गवर्नमेंट दे रही है फर्दर गवर्नमेंट दे या ना दे। तो गवर्नमेंट का स्टेबल रहना बेटा बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग इजीली मार्केट के अंदर इन होंगे और फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा, इजाफा होगा। सेकंड इंडस्ट्रीज़ को बेहतर किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। चेक ऑन अनप्लैंड सिटीज़, जो अनप्लैंड सिटीज़ बन रहे हैं इसको रोका जाए, टाउन बन रहे हैं ना, ठीक है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगनी चाहिए ताकि हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकें, ना कि बेटा हम जो अपनी ज़मीन है उसको ज़ाया कर दें और उससे हमारी जो ज़ायाशुदा ज़मीन है वहाँ पर वो हमें प्रोडक्शन दे रही है और हमारी प्राइसेस कंट्रोल हैं। तो जब हम वहाँ पर सिटीज़ बना देंगे, टाउन बना देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एरिया है अंडर कल्टिवेशन एरिया वो शॉर्ट होगा, ऑटोमेटिकली बेटा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ेगी। तो यही इन्फ्लेशन की रीज़न्स हो सकती हैं। और नेक्स्ट भी है उसमें डिसिप्लिन कायम किया जाए। सिंपल पॉइंट है बेटा, कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट और स्टेट बैंक इकट्ठे मिल के चलें। मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक अपनी एफर्ट करे, उसमें मनी सप्लाई के ज़रिए करे। फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपना बेटा एहतियात करे। एहतियात से मुराद क्या है, एक्सपेंडिचर कट करे, उसके बाद एक्सपेंडिचर कट करने के साथ टैक्सेस को अच्छे तरीके से लेके चले, ठीक है, और ये फिजिकल पॉलिसी को अपनाएं अच्छे तरीके से। तो यानी दोनों पॉलिसियाँ अगर अच्छे तरीके से चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाएगी। चेक अगेंस्ट होर्डिंग एंड स्मगलिंग के लिए हुकूमत सख्ती से इक़दाम करे। गोदामों के अंदर जो स्टॉक करते हैं और मसनूई होर्डिंग करके उसमें क्या करते हैं बेटा, मसनूई शॉर्टेज पैदा करके, आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करके क्या करते हैं, प्राइसेस में इजाफा का सबब करते हैं, बनते हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी वो बेटा काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। गवर्नमेंट टाइट पॉलिसी अपनाए, सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद करवाए, इसमें जो बिज़नेसमैन को पहले तो अतमाद मिल लिया जाए, ठीक है, और फिर उसके साथ उनके साथ मीटिंग की जाए और इस तरह की, फिर अगर वो नहीं मानते तो सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद करवाया जाए। ख़ुसूसी तौर पर स्मगलिंग और होर्डिंग, ये तो किसी भी कंट्री के अंदर प्राइसेस में इजाफा होने का सबसे बड़ा सबब है, ठीक है। ये बेटा कुछ पॉइंट्स थे, 12-14-15 पॉइंट हमारे काजेज़ थी, इसी तरह 15 तकरीबन पॉइंट हमारे रेमेडीज़ हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंट करवा लेती है, इन शॉर्ट बेटा एंड पे क्रैक्स क्या निकला कि ये जो इन्फ्लेशन के सबसे बढ़ने की जो रीज़न्स हैं वो जो बेटा आपको नज़र आई हैं वो दो ही हैं। नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ मनी और नंबर 2 शॉर्टेज ऑफ गुड्स। अगर इन दोनों को अच्छे तरीके से गवर्नमेंट मैनेज कर लेती है तो फर्दर किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन पैदा होने का सबब कोई वजह पैदा नहीं होगी। जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ढेरों दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। ओके बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।